हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अभिक्रिया होती क्या है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा यानी हीट, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक्टिविटी 1.3 में करा था कि जो अभिक्रिया हो रही थी इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। जो एक्टिविटी 1.3 था, इसमें हमने जो अभिक्रिया करी थी उसमें हमने देखा था कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि वो भी अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। मैं आपको वो एक्टिविटी दिखा देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके साथ ही हमने H2SO4 के साथ भी जिंक की अभिक्रिया कराई थी, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। जैसे हमने जिंक की अभिक्रिया कराई थी H2SO4 के साथ, तो ये बना था जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो हम इस अभिक्रिया को कहेंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी के साथ हमने एक्टिविटी 1.4 भी करा था। उसमें भी हमने देखा था कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। जैसा कि आप देख लो, एक्टिविटी 1.4 में ये जो अभिक्रिया हो रही है, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया तो ये तेजी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ। ये उत्पाद है, इसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ऊष्माक्षेपी की परिभाषा पढ़ते हैं हम। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया में, तो हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। कौन सी गैस का दहन? प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो CH4 है इसे हम मीथेन बोलते हैं। अब मीथेन गैस का दहन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो +O2। अब मैंने आपको +O2 का मतलब क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ का हम दहन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, अगर उसके साथ में +O2 लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि उस पदार्थ का दहन हो रहा है वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो मीथेन गैस है इसका दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में मीथेन गैस का दहन हो रहा है। तो क्या क्या बन रहा है हम वो देख लेते हैं। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ जल, और साथ में ऊर्जा भी बन रही है।
जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि ऊर्जा उत्पन्न हो तो हम उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद तो उत्पन्न हो ही रहे हैं। जो उत्पाद है इनका तो निर्माण हो ही रहा है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जब हम मीथेन गैस का दहन करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो ये नीले रंग की लौ के साथ इसका दहन होगा। जो मीथेन गैस है जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में जब हम इसका दहन करेंगे, तो ये नीले रंग की लौ के साथ इसका दहन होगा और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, जल और ऊर्जा। और इसी ऊर्जा की वजह से हम इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मानते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों है, ये हम जानेंगे आशीष सर की इस वीडियो से। हेलो एवरीवन। तो अभी हम समझेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। पहले आप ये चीज़ समझो कि श्वसन सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं है। श्वसन में होता क्या, पहले पूरी अभिक्रिया समझते हैं, श्वसन की पूरी अभिक्रिया समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया क्यों। आपने सांस ली, ठीक है, नाक से, नाक की नलियों से वो सांस कहाँ पहुंची, आपके फेफड़ों तक पहुंची। अब जो सांस आप अंदर खींच रहे हो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या थी, ऑक्सीजन थी, ठीक है, भरपूर मात्रा किसकी थी, ऑक्सीजन की थी। और ये ऑक्सीजन रिच जो वायु थी, हवा थी, कहाँ पहुंची, आपके फेफड़ों तक पहुंची। अब आपके फेफड़ों से ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ, रक्त के साथ मिश्रित हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और रक्त इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा देगा, आपकी कोशिकाओं तक, आपके बॉडी के हर एक सेल तक, कोशिका तक पहुंचा देगा। ये एक पार्ट है स्टोरी का। अब मान लो आपने कोई खाना खाया, कुछ भी खाया, जैसे आलू, चावल, मैदा वगैरह कुछ भी आपने खाया, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व मौजूद थे, आपकी बॉडी क्या करेगी, उनका, उन पोषक तत्वों में, उस खाने का उस पोषक तत्वों में क्या कर देगी, विघटन करना शुरू कर देगी। तो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं खाने में, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपने जो खाना खाया है, आलू, चावल, मैदा, कुछ भी जो आपने खाया, उसमें जो भी पोषक तत्व थे, आपकी बॉडी उनका पाचन करना यानी कि उनकी डाइजेशन करना शुरू कर देगी, यानी कि उन पोषक तत्वों में, उस खाने को उन पोषक तत्वों में तोड़ना, उनका विघटन करना, विखंडन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उसमें से एक पोषक तत्व जो आपकी बुक में लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट, मैं भी उसी से समझाऊंगा सारा कुछ। तो जब आपकी बॉडी ने खाने को पोषक तत्वों में ब्रेक कर दिया, एक पोषक तत्व उनमें से है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को भी आगे और छोटे परमाणुओं में कह लो, है ना, मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। तो कार्बोहाइड्रेट का आगे एक रूप है ग्लूकोज। तो आपकी बॉडी खाने का पाचन करके, आपका शरीर, है ना, आपके खाने का पाचन करके कार्बोहाइड्रेट को भी आगे ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ये ग्लूकोज या ये छोटे छोटे खाने के और भी आगे के छोटे रूप हैं, ये रक्त के साथ मिल जाएंगे, रक्त में मिश्रित हो जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, खाना कहाँ पहुंचेगा, अल्टीमेटली फाइनली कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, ठीक है। मैं कहानी रिपीट कर रहा हूँ। कहानी का पहला पार्ट क्या था, आपने सांस अंदर खींची, फेफड़ों में गई, क्योंकि उस सांस में ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल गई और कहाँ पहुंची, दिल तक पहुंची, हृदय तक पहुंची, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड था, ये कहाँ पहुंचा, हृदय तक पहुंचा। और हृदय ने इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। दूसरे भाग में मैंने आपको क्या समझाया था, क्या समझाया कि कोई भी खाना आपने खाया, कुछ भी खाया, ठीक है, मान के चलो आपने कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया, जो जिम जाते हैं उन्हें बेसिकली समझ में आएगा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना क्या होता है, आलू, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच खाना।
तो आपने कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया, आपकी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया उस खाने से, और आगे और उसको विघटित कर दिया, यानी कि तोड़ के कार्बोहाइड्रेट को आगे तोड़ के क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और ये ग्लूकोज या ये खाना अल्टीमेटली रक्त के साथ मिश्रित हो गया, रक्त में मिल गया, और ये खाना भी, ग्लूकोज भी, यानी कि कहाँ पहुंचा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा, सेल्स तक पहुंचा। तो एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है कोशिकाओं में, दूसरी तरफ से ग्लूकोज आ रहा है। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, और क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है ये एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा, और यही वो ऊर्जा है जो आपको अ, आपने दिन में जो भी कार्य करने हैं उनके लिए ऊर्जा यहीं से, इसी अभिक्रिया से आती है। ये वही एनर्जी है, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट होना, अभिक्रिया होना, जुड़ना, मिलके क्या बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाना, है ना, यही इसी इसी अभिक्रिया को आप आमतौर पे बोलते हो खाने का टूटना। आपके कोशिकाओं में खाना टूटता है, इसी अभिक्रिया को आम भाषा में आप क्या बोलते हो, आपने कैसे याद रखा हुआ है, खाने का टूटना, है ना। जब खाना टूटता है तो एनर्जी बनती है, ये वही अभिक्रिया है, ठीक। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, और आप अपने दिन के जितने भी कार्य हैं, आपके दैनिक कार्य जो भी हैं, इसी ऊर्जा के कारण आप उन्हें सफलतापूर्वक कर पाते हो। खाना खाना है, चलना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, जितनी जो भी ऊर्जा आपको चाहिए इन सब कार्यों के लिए, इसी अभिक्रिया से आ रही है। अब अगर आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो तो उत्पादों के साथ साथ क्या बन रहा है, ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, तो इसीलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। श्वसन को क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। अभी श्वसन का, श्वसन की जो अभिक्रिया भी वो पूरी नहीं हुई, अभी आगे सुनो। एक कारण तो आपको पता चल गया कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ये कारण तो आपको पता चल गया। अब आगे सुनो, अभी श्वसन को अभी पहले पूरा करेंगे। अब इसी अभिक्रिया में ऊर्जा तो उत्पन्न हुई हुई, इसका तो हमें उपयोग था, इसका उपयोग हमने कर लिया, जरूरत थी हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से निकल के ब्लड में मिक्स हो जाएगी, रक्त में मिक्स हो जाएगी, है ना। और ये जो अब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, अब ज्यादा मात्रा खून में किसकी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ जो रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये कहाँ पहुंचेगा जी, आपके हृदय तक पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट इनको वापस कहाँ पहुंचाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए रक्त को कहाँ पहुंचाएगा जी, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। और फेफड़ों से ये नाक की नलियों द्वारा बाहर वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी, ठीक है। अब जाके पूरी श्वसन अभिक्रिया क्या हुई है, पूरी हुई है। तो दोबारा से सुन लो, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन अभिक्रिया नहीं है। सांस ली, ये ऑक्सीजन पहुंची कोशिकाओं तक, और उधर से खाना, यानी कि ग्लूकोज पहले मौजूद था कोशिकाओं में, उसका उसका विघटन हुआ, वो खाना टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊष्मा बनी। और फिर ये ऊष्मा, तो हमने, चलो ये ऊष्मा तो हमने उपयोग कर ली, ठीक है, अपने कार्यों के लिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये वापस किस में मिक्स होगी, ब्लड में मिक्स होगी, और ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था ये कहाँ पहुंचा, हार्ट तक वापस पहुंचा। हार्ट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच रक्त था, इसको कहाँ पहुंचाया, फेफड़ों तक। फेफड़ों ने इस रक्त से क्या उठा ली जी, कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली, और कहाँ फेंक दी, नाक की नलियों द्वारा बाहर वातावरण में फेंक दी। तो ये जो पूरी अभिक्रिया हुई है इसको बोला जाता है श्वसन। और इसमें जो एक अभिक्रिया हो रही थी जिसमें आप देख रहे थे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उत्पादों के साथ साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ क्या बना रहा था, ऊष्मा बना रहा था। इस अभिक्रिया के कारण हम क्या बोलते हैं कि श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि श्वसन सांस लेना और छोड़ना होता है, वो सरासर गलत बोलते हैं, उन्हें गलत पढ़ाया भी जा रहा है। अगर कोई टीचर ऐसा समझा रहा है तो प्लीज इसको, श्वसन को सिर्फ सांस लेना और छोड़ना मत समझना। सांस लेना
सांस में जो ऑक्सीजन थी वो रक्त में मिली, ये रक्त पहुंचा हृदय तक, हृदय ने इसको पहुंचाया कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में टूटा खाना, एनर्जी उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो उपयोग में ले आए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो वापस रक्त में मिल गई, ये रक्त पहुंचा हृदय तक, हृदय से ये रक्त पहुंचा फेफड़ों तक, फेफड़ों ने ये नाक की नलियों द्वारा वापस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इसको बोला जाता है श्वसन, और ये होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के तीसरे उदाहरण पे। तो अगला एग्जाम्पल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। विघटित यानी होता है विखंडन, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद बनना। तो क्या कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। वो इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जब वो साग सब्जियों का विघटन करते हैं, यानी कि जैविक पदार्थ का विघटन करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसलिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो ऊष्माक्षेपी के बहुत सारे एग्जाम्पल हुए। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पहले हमने एक्टिविटी 1.3 में करा था, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही। और अगला एग्जाम्पल इसका ये हुआ, जिंक ने H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। और हमने एक्टिविटी 1.4 में भी देखा था, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ये जो तीनों हैं, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें भी। और हमने इसकी डेफिनेशन ही पढ़ी थी, जब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।